हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 3 मल्हार पहली बूंद। यह एक कविता है पहली बूंद, जिसके लेखक हैं गोपाल कृष्ण कौल। तो आइए इस पहली बूंद पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ से मेरी समझ से का है नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा या स्टार बनाइए। पहला है कि कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें है कि बादल, अंकुर, बूंद या फिर पावस। तो नवजीवन की ले अंगड़ाई यहाँ पर अंकुर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हमने अंकुर के आगे देखिए स्टार का चिन्ह बना दिया है। देखिए ये है रहा स्टार का चिन्ह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अंकुर। अब नंबर 2 पर है कि नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। तो काली पुतली किसके लिए प्रयुक्त है, बारिश की बूंदें, नगाड़ा, वृद्ध धरती या फिर बादल। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है, देखिए बादल है। तो हमने बादल के आगे स्टार का चित्र बना दिया। ख है कि अब अपने मित्रों के साथ में चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। उत्तर है कि हमारे द्वारा प्रश्न क के प्रश्न 1 का उत्तर पहली बूंद कविता की पंक्तियां अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई के आधार पर चुना गया है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि नवजीवन की ले अंगड़ाई अंकुर के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो इसलिए हमने इसका उत्तर अंकुर चुना है। हमारे द्वारा प्रश्न क के प्रश्न 2 का उत्तर पहली बूंद कविता की पंक्तियां नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर के आधार पर चुना गया है, जिनमें जलधर अर्थात बादल को काली पुतली सा बताया गया है। मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। इनका मिलान कीजिए। यानी कि देखिए एक तरफ कविता की पंक्तियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनका भावार्थ दिया गया है। तो इनको आपस में सही क्रम में हमें मिलाना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो कविता की पंक्तियां दी हुई हैं। नंबर 1 पे कि आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो इसका मिलान करा है किसके साथ में, हरे रंग से देखिए मिलान कर रखा है। नंबर 2 पे है बादल। फिर है बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो यह किसके लिए, इसका भावार्थ क्या हुआ, मेघों की गर्जना। तो देखिए यहाँ पे लाल रंग से इसको मिलाया है। तो ये मेघों की गर्जना है। फिर नंबर 3 पर कि नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है कि नीले नयनों सा। तो नीले नयनों सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, आकाश के लिए। तो देखिए ये आकाश के साथ में नीले रंग के साथ में मिलाया हुआ है। अब नंबर 4 पर है वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई। तो नीचे रेखांकित शब्द क्या है कि रोमावली सी। तो ये सब ये किसके साथ मैच करा है भावार्थ में, नंबर 3 में हरी दूब के साथ में। तो देखिए इसको काले रंग से हमने निशान बना के मिलाया है। तो ये कौन है, रोमावली सी का मतलब क्या है, हरी दूब। तो इस तरह से कविता की पंक्तियों को भावार्थ के साथ में मिलाया गया है। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे है कि आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। और है आगे है नंबर 2 पे कि नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अंशु बहाकर धरती की चिरप्यास बुझाई। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई।
तो देखिए इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं कि उपरोक्त पंक्तियों का हमें यह अर्थ समझ में आता है कि आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगा करके आसमान में उड़ रहा है। बादलों की गर्जन को सुन करके ऐसा आभास होता है कि वे नगाड़े बजा बजा करके धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। नीले नयन साय है अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अंशु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। उत्तर है इसका कि उपरोक्त पंक्तियों का हमें यह अर्थ समझ में आता है कि नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है, मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर के वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो और इस प्रकार से धरती की प्यास बुझ जाती है। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगा करके अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे कि बारिश की पहली बूंद से धरती पर हर्ष कैसे प्रकट होता है। कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। आइए उत्तर देखते हैं कि धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंदें अमृत के समान गिरती हैं, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन ही मिल गया हो। इस प्रकार बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है। कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है। प्रस्तुत कविता के अनुसार नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादलों को उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है कि समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगा करके आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। तो इस कविता में से ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। तो आइए ऐसे दृश्यों को देखते हैं। तो उत्तर में है कि नीले नयनों साय है अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अंशु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब इसका अर्थ देखते हैं कि जैसे कवि ने नीले आसमान को नीली आंखों के समान बताया है और काले बादलों को उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया है, मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर के वर्षा रूपी आंसू बहा रहा है। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। वर्षा का प्रेम पा करके धरती की प्यास बुझ जाती है और धरती के मन में फिर से हरा भरा होने की इच्छा जाग उठती है। पहली बूंद कुछ इस तरह से धरती पर आई जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला। शब्द एक अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट का शब्द का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। अब उत्तर देखते हैं कि नंबर 1 पे है कि तीनों दोस्तों में किसी बात को लेकर के आपस में फूट पड़ गई। नंबर 2 पर है कि दीवार से टकरा करके उसका सिर फूट गया। नंबर 3 पर है कि अर्जुन ने जैसे ही धरती पर तीर मारा धरती से जल की धारा फूट पड़ी। नंबर 4 पर है कि दीवार से टकराया तो दीवार पर लगी कील उसकी आंख में घुस गई जिससे कि उसकी एक आंख फूट गई। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नयनों साय है अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर 2 शब्दों से बना है, जल और धर।
इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल को धारण करते हैं, इसलिए दोनों ही जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर के बने कुछ शब्द और उनके अर्थ भी ढूंढ करके लिखिए। उत्तर देखते हैं कि धर से मिलकर के बने कुछ शब्द और उनके अर्थ। तो देखिए शब्द है विषधर, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विष को धारण करने वाला अर्थात नाग। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम, बलराम का एक नाम क्या है हलधर। गिरधर अर्थात पर्वत को धारण करने वाले यानी कि कृष्ण। मुरलीधर, जैसा कि आप सभी जानते हो मुरली कौन धारण करता है, तो मुरली को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। शब्द पहेली, दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। देखिए ये शब्द जाल दिया गया है और कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें उत्तर इस शब्द जाल में से खोजने हैं। क्या है कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र, यानी कि एक प्रकार के बजाने का यंत्र है, क्या है नगाड़ा। ख में है कि आँख के लिए एक अन्य शब्द, यानी कि आँख के लिए पर्यायवाची नयन। ग है कि जल को धारण करने वाला जलधर। घ है एक प्रकार की घास, यानी कि दूब, दूब क्या है घास। अण है कि आंसू का समानार्थी अंशु। च है आसमान का समानार्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द। आसमान को और क्या कहते हैं अंबर। तो ये इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं जो हमने शब्दों के जाल वाली पहेली में से ढूंढ करके आपको यहाँ पर लिखे हैं। पाठ से आगे आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों बताइए। पाठ से आगे आपकी बात। तो देखिए इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो हम उनका उत्तर देखते हैं प्रश्नों के साथ में ही। प्रश्न एक है कि बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। उत्तर है कि हालांकि सभी ऋतुएं अच्छी होती हैं और उनके अलग अलग फ़ायदे हैं, फिर भी यदि सबसे अच्छी ऋतु की बात करें तो मुझे वर्षा ऋतु सबसे अच्छी लगती है। वर्षा ऋतु के दिनों में बारिश में भीगने और नहाने में बहुत मज़ा आता है। हालांकि बारिश के बाद में सड़क पर जो कीचड़ होता है वह बहुत बुरा लगता है। भीगकर घर पहुंचने के बाद गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों के साथ में बहुत मज़ा आता है। यानी कि मुझे तो बारिश की ऋतु बहुत अच्छी लगती है। प्रश्न 2, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों बताइए। अब आपको बताना है कि आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और वो क्यों है। तो उत्तर है हालांकि सभी ऋतुएं अच्छी होती हैं और उनके अलग अलग फ़ायदे होते हैं, फिर भी यदि सबसे अच्छी ऋतु की बात करें तो मुझे वर्षा ऋतु सबसे अच्छी लगती है। वर्षा ऋतु के दिनों में बारिश में भीगने का मज़ा अलग ही है। भीगकर घर पहुंचने के बाद यदि गर्मा गर्म चाय और पकौड़े मिल जाएं तो मज़ा आ जाता है। समाचार माध्यमों से प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी तो बाढ़ या कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते हुए दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। यानी कि अब आपको एक संवाददाता बनना है और सर्दी, गर्मी या बारिश की आपने जो आंखों देखी स्थिति है उसका हाल आपको अपनी कक्षा में प्रस्तुत करना है। उत्तर है कि आधी रात बीसलपुर का जलस्तर 315 आरएल मीटर पार। बीसलपुर बांध की कैचमेंट में लगातार बारिश और त्रिवेणी नदी में लगातार पानी की आवक होने से आधी रात बांध का जलस्तर 315 आरएल के पार हो गया। देर रात तक बांध का जलस्तर 315.04 दर्ज किया गया। जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों के अनुसार बांध में अब जिस तरह पानी की आवक हो रही है उससे इस सप्ताह उसके छलकने की उम्मीद है। अब है सृजन।
नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। उत्तर में हम क्या कह सकते हैं कि इसे हम कह सकते हैं मरुस्थलीय लिली या रेगिस्तानी लिली, क्योंकि देखिए ये पूरा मरुस्थल के जैसा दिख रहा है, यानी कि रेत ही रेत चारों तरफ दिख रही है, कोई हरियाली नहीं दिख रही है, तो इसलिए हम इसको मरुस्थलीय लिली या रेगिस्तानी लिली कह सकते हैं। इन्हें भी जाने, इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट करके बजाया जाता है, जैसे कि ढोलक, नगाड़ा, डमरू, ढपली आदि। नगाड़ा प्राय लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है, जिसमें एक की ध्वनि पतली तथा दूसरे की मोटी होती है, यानी कि इसमें नगाड़े के बारे में आपको बताया गया है। खोजबीन, हमारे यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें। उत्तर है कि हमारे यहाँ उत्सवों में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, ढपली, तबला, हारमोनियम, गिटार आदि। आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती हैं, बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती हैं। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। अब उत्तर में है, देखिए ये इंद्रधनुष है। तो बच्चों ये आपके लिए बनाया गया है, पर आप अपनी पसंद से और भी इंद्रधनुष इसमें दूसरे रंगों से भी आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए ये इंद्रधनुष के ऊपर कविता बनाई है कि वर्षा के बाद में आकर के जो आकाश सजाता है, रंग बिरंगा इतना प्यारा इंद्रधनुष कहलाता है। प्रकृति का महिमा मंडन, निराशाओं का जो खंडन, प्रेम की ज्योत जगाता है, रंग बिरंगा इतना प्यारा इंद्रधनुष कहलाता है। तो बच्चों आप भी अपने मन से इंद्रधनुष के ऊपर कविता बना सकते हैं। झरोखे से एक बूंद जो निकल कर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद के द्वारा यह कविता लिखी गई है। तो इस तरह से हमने पाठ 3 के सभी प्रश्न उत्तरों को जाना। तो बच्चों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।